ओके, स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। और बायोलॉजी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में फ्रूट्स के बारे में पढ़ लिया था, है ना। कितने प्रकार के फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स का कौन सा जो है हिस्सा क्या कहलाता है, बाहर जो छिलका होता है उसे हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प। पेरिकार्प से लगा हुआ जो मांस होता है, मतलब कि जिसे हम खाते हैं, उसे क्या कहते हैं, इपिकार्प। इपिकार्प के बाद आता है हमारा मेसोकार्प, और जो सीड से लगा होता है उसे हम एंडोकार्प कहते हैं। सारी चीजें तो मैंने बता ही दी थी। तो चलो मैं एक क्विक रिवीजन करवाता हूं, ताकि के बाद हम देख सके सीड के बारे में, या और भी ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं उन फ्रूट्स में हम क्या क्या खाते हैं, और उन खाने वाली चीजों को हम क्या नाम देते हैं बायोलॉजी के टर्म में, हम उनके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आम का जो फल है उसको बना लेता हूँ। अच्छा, बनाने से बेहतर है मैं इमेज ही लगा देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपके लिए अगर देखूँ तो देखो, ये मैं इमेज ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये इमेज दिखाई दे रहा है। ओके, चलो अगर मैं पूछूं कि बताओ, ये वाला जो हिस्सा है आम का, ये जो छिलका है, इसे हम क्या कहते हैं, तो पेरिकार्प। पेरिकार्प यानी फल भित्ति, फल की जो बाहरी भित्ति है। अब इस फल से जो इतना हिस्सा लगा रहेगा, क्योंकि जब हम इस आम को खाते हैं तो आम के इस छिलके में भी तो कुछ मांस लगा हुआ रहता है। आम के छिलके में भी तो कुछ मांस लगा हुआ रहता है कि नहीं रहता है? बिल्कुल रहता है। तो उस पोर्शन को हम क्या कहेंगे, जो ये पोर्शन लगा रहेगा छिलके के साथ, जिसे आप चाट चाट के खाते हो, उसे क्या कहेंगे, इपिकार्प। क्या कहेंगे, इपिकार्प। इपिकार्प। उसके बाद आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको बीच में दिखाई देगा सीड। दूसरा कलर ले लेता हूँ सीड बनाने के लिए, तो ब्लैक ही कर देता हूँ ताकि समझ में आए। आप अगर बीच में देखोगे तो बीच में आम का आपको क्या दिखाई देगा, सीड। सीड, है ना। अब इस सीड से लेकर के इपिकार्प तक जो गुच्छा होता है, जो गुच्छा होता है जिसे हम खाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे मेसोकार्प। यानी मेसोकार्प, मेसोकार्प मध्य फल भित्ति। और उसके बाद कुछ पोर्शन लगा रहता है किसके साथ, इस सीड के साथ। सीड भी आप जो आम का बिया होता है, आम के बियो को भी तो आप निचोड़ निचोड़ के चाट चाट के खाते हो कि नहीं खाते हो? खाते हैं। तो जो इस सीड में जो मांस लगा रहेगा, जो गुच्छा लगा रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे, एंडोकार्प। एंडोकार्प। यानी अमूमन किसी भी फल में हमें तीन चीजें देखने को मिल जाती है। क्या क्या, एक तो बाहरी उसका छिलका, ठीक है, फिर अंदर का उसका सीड, और छिलके और सीड के बीच का मांस। छिलके और सीड के बीच का मांस। अगर किसी फल में ये तीनों चीजें पाई जाए तो उन्हें हम क्या कहते हैं, मांसल फल, यानी फ्लैशी फ्रूट, है ना, फ्लैशी फ्रूट। और अगर ये तीनों सूख करके एक हो जाएं तब उसे हम क्या कहेंगे, सुखा देना, यानी ड्राई फ्रूट्स। तो काजू किशमिश बादाम जो मैंने बताया था आपको, क्लियर था। चलो अब हम ये समझते हैं कि जैसे हमारे पास तरह तरह के फल होते हैं, तरह तरह की सब्जियां होती हैं, तो उनमें हम कौन सा पोर्शन खाते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, उस पोर्शन को। ठीक है, उस पोर्शन को क्या कहते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ईडेबल पार्ट्स ऑफ फ्रूट। ईडेबल, ठीक है, पार्ट्स ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों का खाने वाला भाग। फलों का खाने वाला भाग। तो सबसे पहले अगर मैं स्टार्ट करूं, लीची से स्टार्ट करता हूं। लीची, अगर आप लीची को देखोगे, लीची आपने देखा है कि नहीं, देखा ही होगा। देखो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। देखो जी, ये जो लीची है, लीची में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर क्या मिलेगा आपको, ये उसका छिलका है, ना। छिलका, छिलका को हम क्या कहते हैं,
बाहर है तो पेरिकार्प, है ना। ओके, क्या इस छिलके को जब हम छीलते हैं तो इसमें लीची का कोई भी पोर्शन लगा हुआ रहता है? क्या कोई लीची का छिलका चाट के खाता है? नहीं, वो पूरी तरीके से निकल जाता है। उसमें लीची का जो गुच्छा रहता है वो एक एक पॉइंट भी नहीं लगता है उसमें, है ना, एक पॉइंट भी नहीं लगता है। और इसी तरीके से जब हम लीची के अंदर का बीज निकालेंगे, बीज, तो बीज में भी क्या कोई लीची का छिलका लगा रहेगा? नहीं, बीज में भी लीची का छिलका नहीं लगा होता है। तो ऐसे कोई भी फ्रूट्स जिनके छिलके और सीड यानी बीज में कोई भी फ्लैश न लगा हो, कोई भी मांस न लगा हो, गुज्झा न लगा हो, जिसको खाते हो जी, गुज्झा न लगा हो, वैसे मांस को हम कहते हैं एरील। क्या कहते हैं? एरील, एरील, एरील। समझ में आया? एरील, एरील क्या होता है? किसी भी फल का वो हिस्सा जो न तो छिलके से लगा हो और न ही बीज से लगा हो, उसे हम एरील कहते हैं। तो अगर कोई कहेगा कि बताओ लीची का हम क्या खाते हैं, क्या हम एपिकार्प खाते हैं, एंडोकार्प खाते हैं, मेसोकार्प खाते हैं, या होल फ्रूट खा जाते हैं? तो नहीं, हम पूरी तरीके से लीची तो खाते नहीं, इसका छिलका तो खाते नहीं, और इसके छिलके में इसका मांस लगा नहीं होता है, सीड में इसका मांस लगा नहीं होता है। हम सिर्फ ये गुच्छा खाते हैं और इस गुच्छे को हम क्या कहते हैं? एरील, एरील, एरील। समझ में आया? एरील। क्या क्लियर हुआ? एरील। अब कुछ फल ऐसे होते हैं जिन्हें हम पूरी तरीके से खा जाते हैं, उसे हम कहते हैं संपूर्ण फल। दूसरा फ्रूट क्या होता है? संपूर्ण फल, यानी इंटायर फ्रूट हम खा जाते हैं। इंटायर फ्रूट, कंप्लीट फ्रूट हम खा जाते हैं। जैसे मैं आपको दे दूं टमाटर, क्या दे दूं? टमाटर, टोमेटो। तो बताओ आप टमाटर का कोई हिस्सा निकाल के फेंकते हो? नहीं, अमूमन तो हम नहीं फेंकते टमाटर का कोई भी हिस्सा। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर छिलका निकाल देते हैं। भाई पकने के बाद छिलका निकालना तुम्हारी मर्जी, निकालना निकालो, लेकिन सब छिलके नहीं निकालते हैं, ठीक है। टमाटर को हम उसके बीज के साथ पूरा का पूरा खा लेते हैं। अमरूद, वाह वाह, अमरूद, क्या कोई अमरूद छील के खाता है? नहीं, पूरा का पूरा हिस्सा खा जाता है, बीज सहित, छिलके सहित, मांस सहित अमरूद खा जाते हैं, ठीक है, अमरूद खा जाते हैं। अंगूर, अंगूर, क्या कोई अंगूर भी छील के खाता है? नहीं, पूरा का पूरा हम खा जाते हैं, पूरा का पूरा खा जाते हैं। तो ऐसे कोई भी फ्रूट जिन्हें हम पूरी तरीके से खा जाए उन्हें हम कहेंगे इंटायर फ्रूट। वी कैन ईट इंटायर फ्रूट, संपूर्ण फल खा जाते हैं। तो कहेगा कि टमाटर में का हम कौन सा हिस्सा खाते हैं? क्या एंडोकार्प, मेसोकार्प, पेरिकार्प या कंप्लीट फ्रूट? तो कंप्लीट फ्रूट, कंप्लीट फ्रूट। समझ में आया इतना? ओके, ओके, अच्छा। तीसरा चीज हम देखते हैं कि जैसे हमने देखा था कुछ ऐसे फल होते हैं जिनका निर्माण कहाँ होता है? थैलेमस में। नॉर्मली फलों का प्रोडक्शन कहाँ होता है? तीसरी चीज, नॉर्मली फलों का प्रोडक्शन कहाँ होता है? ओवरी में, है ना। याद है कि भूल गए सब? तो ये क्या रहता है? जयांग, अभी मैं बना रहा हूँ तो हांडी बन गया, ठीक है, जयांग होता है। उसके बाद सारे के सारे क्या रहते हैं? उमंग, उमंग। अब इस जयांग में ये वाला हिस्सा क्या रहता है? ओवरी, ठीक है। और उसके बाद ये जो नीचे रहता है ये क्या रहता है? थैलेमस, थैलेमस। तो मैक्सिमम जो फ्रूट होते हैं वो इसी ओवरी में उनका प्रोडक्शन होता है, धीरे धीरे इसी ओवरी में वो पनपते हैं और बड़े होते हैं, और ओवरी वही चिपक जाता है जो छिलके का रूप ले लेता है। लेकिन कुछ कुछ फल होते हैं जिनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? थैलेमस में। जैसे जैसे सेब, नाशपाती, है ना, मैंने एग्जांपल भी दिया था, सेब, नाशपाती, उनका प्रोडक्शन कहाँ होता है? इस
थैलेमस में होता है। तो जिनका प्रोडक्शन थैलेमस में होगा, उसका जो आउटर लेयर होगा या छिलका होगा, वो किसका बनेगा? ओवरी का बनेगा या थैलेमस का बनेगा? तो थैलेमस का बनेगा। ठीक है, थैलेमस का बनेगा। तो पूछेगा कि सेब का हम क्या खाते हैं? सेब को भी हम ऐसे पूरा खड़ा खा जाते हैं, अंदर से जो बीज रहता है उसको हम निकाल देते हैं। ठीक है, अंदर से बीज रहता है उसको हम निकाल देते हैं। तो जैसे हो गया सेब, एप्पल, और नाशपाती, पियर, नाशपाती, ये दोनों का प्रोडक्शन कहाँ होता है थैलेमस में। थैलेमस में। इसलिए इसलिए अगर पूछे कि सेब और नाशपाती का हम क्या खाते हैं, तो आप मारोगे थैलेमस। आप क्या मारोगे? थैलेमस। देखो, सेब में पाए जाने वाला, अगर सेब तो देखा ही होगा ना आपने, तो यहाँ पर सेब दिखाई दे रहा है। देखो ये क्या है, पहले तो ये समझ लो, ये हमारा नाशपाती। नाशपाती का ये बीज तो आप खाते नहीं हो, निकाल देते हो। ठीक है, नाशपाती का बीज आप निकाल देते हो। उसी तरीके से अगर यहाँ सेब देखोगे, सेब, तो सेब के अंदर भी बीज रहता है, जैसे उसको आप कट करते हो तो उसको भी निकाल देते हो। लेकिन नाशपाती और सेब का प्रोडक्शन कहाँ होता है? थैलेमस में। इसीलिए इसीलिए ऑप्शन में रहता है कि हम सेब और नाशपाती का क्या खाते हैं? तो थैलेमस खाते हैं। सेब और नाशपाती का क्या खाते हैं? थैलेमस खाते हैं। थैलेमस खाते हैं। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद पूछता है अनार। अनार, ठीक है, क्या पूछता है? अनार, अनार, अनार। देखो, अनार को हम कहते हैं इंग्लिश में पोमग्रेनेट, पोमग्रेनेट, है ना? पोमग्रेनेट यानी अनार, अनार, अनार। अब देखो, अनार में अगर आप देखोगे तो अनार का आप क्या खाते हो? पहले मैं आपको अनार दिखाता हूँ। ठीक है, ये अनार है। आप यहाँ अनार को देखो, ध्यान से देखना। हाँ? ये जो अनार होता है, अनार में बीज जो रहता है, बीज को आप खाते हो। ठीक है, बीज। लेकिन ये जो बीज है अनार का बीज देखो, बाहर से तो लाल होता है ना? ये बाहर से लाल रहेगा, लेकिन इसके बीच में अगर आप देखोगे तो व्हाइट कलर का आपको क्या देखने को मिलेगा? सीड देखने को मिलेगा, सीड। ठीक है, व्हाइट कलर का आपको क्या देखने को मिलेगा? सीड। मैं सब हटा देता हूं। चलो, व्हाइट कलर का सीड देखने को मिलेगा। तो देखो, सीड के इस अनार में ये जो सीड होता है ना, सीड, सीड, हालांकि सीड आपको बाद में अभी पढ़ना है। तो इस सीड को हम कहते हैं टिग्मा। व्हाइट कलर का जो सीड होता है उसे हम क्या कहते हैं? टिग्मा। व्हाइट से लिख दूं मैं? चलो, नहीं दिख रहा है तो व्हाइट से लिख देता हूं। तो ये तो लाल वाला बाहर हो गया, और जो व्हाइट कलर का सीड है, सीड, इसको हम कहते हैं टिग्मा, टिग्मा। और जो लाल कलर का ये मांस रहता है इसको हम कहते हैं टेस्टा। क्या कहते हैं? टेस्टा। ठीक है, टेस्टा। और आप ये टेस्टा ही खाते हो। अगर जैसे रॉ, यानी कि ऐसे अक्खा ही आप अनार खा रहे हो, तो आप कूच कूच के तो उसका टिग्मा भी खा जाते हो। लेकिन जब आप इसका जूस निकलवाते हो तो देखोगे कि ये जो टिग्मा रहेगा, यानी जो सीड रहेगा, वो पीछे से निकल जाता है, जूस मशीन के पीछे से निकल जाता है। और जूस निकलता किसमें से है? सिर्फ टेस्टा में से। तो बताओ, जो अनार होता है, अनार के दाने जो होते हैं, अनार के दाने हैं, अगर ये अनार का दाना है, ये अनार का दाना है, तो अनार के दाने का ये जो मांस वाला हिस्सा रहता है, जिसमें रस भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं टेस्टा। उसे हम क्या कहेंगे? टेस्टा, टेस्टा। और जो सीड रहता है, सीड को हम क्या कहेंगे? टिग्मा। ठीक है, टिग्मा, टिग्मा। टेस्टा और टिग्मा। तो आपको पूछेगा कि अनार का आप क्या खाते हो, तो आप अनार का टेस्टा खाते हो। क्या खाते हो? टेस्टा, टेस्टा। अनार का आप क्या खाते हो? टेस्टा खाते हो, टेस्टा खाते हो। क्लियर हुआ इतना? ओके। उसके बाद कुछ ऐसे फल होते हैं जो जूसी होते हैं। कौन सा नंबर था? 4 हो गया ना?
पांचवा कैसे होते हैं? जूसी, जूसी फल। जितने भी खट्टे फल अगर आप देखोगे, जैसे मैं अगर बात करूं इसकी, संतरा ले लो, संतरा या नींबू, नींबू या मौसम्बी, मौसम्बी, है ना? नींबू, संतरा, मौसम्बी, जितने भी खट्टे फल होते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखोगे इनके अंदर का जो रस होता है वो रस किसमें भरा रहता है? तो एक पालों की तरह संरचना इनमें पाई जाती है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन इट। लेट मी शो यू। देखो, जैसे आप इसको देखोगे, ये क्या है? तो नींबू है, सबको पता है। अब नींबू को अगर आप निचोड़ते हो तो देखो इसके अंदर एक खांचे खांचे बने हुए हैं, ठीक है? क्या है? खांचे खांचे बने हुए हैं। और इन खांचों खांचों में ही ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसे हम जूसी हेयर कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर जूस भरा रहता है। इनके अंदर क्या भरा रहता है? जूस भरा रहता है, ठीक है? इनके अंदर जूस भरा रहता है, जूस भरा रहता है। तो ऐसी ही सिचुएशन तो हमें सारे के सारे खट्टे फलों में देखने को मिलते हैं। चाहे वो आपका, ये देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इसमें देखो ये क्या है? ये हमारा संतरा है। संतरे में भी आपको ये जूसी हेयर दिखाई देंगे, क्योंकि इसको जब निचोड़ोगे तब इसमें से जूस निकलते हैं। तो जितने भी खट्टे फल होते हैं, जैसे ऑरेंज, संतरा हो गया, लेमन, नींबू हो गया, उन सब का पूछेगा कि आप क्या खाते हो, तो आप उन सब का जूसी हेयर खाते हो। जूसी हेयर, इन सब का क्या खाते हो? जूसी हेयर, जूसी हेयर। यानी ये जो रस भरे बाल है ना, उन्हीं को खाते हो, क्योंकि उन्हीं को निचोड़ते हो तो उसके अंदर से जूस निकलता है, ठीक है? जूसी हेयर, जूसी हेयर। इतना क्लियर हुआ? उसके बाद हम देखते हैं कि जैसे आपने नारियल देखा है, कोकोनट, नारियल, या आपने धान देखा है, धान यानी राइस। देखो, नारियल को क्या कहते हैं? कोकोनट। और धान को राइस, धान को राइस। जब आप नारियल या कोकोनट को देखते हो, तो वैसे तो आपने देखा ही होगा, फिर भी मैं दिखाता हूँ। यहाँ देखो ध्यान से, ये राइस है, ठीक है? और ये रहता है नारियल, ये है आपका नारियल, ठीक है? नारियल। अब नारियल और ये राइस, राइस, इसके अंदर हमें कुछ नहीं पाया जाता है। ये अपने आप में क्या रहते हैं? एंडोस्पर्म होते हैं। एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म क्या होता है? कि ऐसा हिस्सा जो बीज को भोजन प्रोवाइड कराता है ना? हमने देखा था कि भाई जब ये जयांग होती है, जयांग में जब पॉलिनेशन हो करके अंदर पीछे के साइड पॉलन ग्रेन आते हैं, तो एक ओवम के साथ, यानी एक अंडे के साथ एक पॉलन ग्रेन मिलके तो सीड का निर्माण करता है या फल का निर्माण करता है, और ये फल धीरे धीरे बड़ा होते जाएगा, बड़ा होते जाएगा। और दोनों मिल करके दो दो ओवम और एक पॉलन ग्रेन मिल करके एंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं। एंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोश का निर्माण करते हैं, जो इस फल को क्या देता है? इस फल को पोषण देता है। तो राइस और कोकोनट में ना, ये फल नहीं होता है, ये फल का प्रोडक्शन नहीं होता है, वो सीधा सीधा एंडोस्पर्म का ही प्रोडक्शन होता है। यही बड़ा मतलब कि विकसित हो जाता है, और ये इंतजार करता है कि जैसे मैं जमीन में वापस से जाऊं तो मैं अपने ही समान दूसरी संरचना को जनरेट करूं, ताकि उन्हें पोषण दे सकूं। जैसे जब इसमें से आप पे धान है, इस धान को जमीन में जैसी बो दोगे, है ना? धान को बोना समझते हो? पहले तो धान का ऐसे थोड़ा थोड़ा वो निकलेगा, उसके बाद बारिश के टाइम में इसको निकाल करके फिर इसको गोदते हैं जमीन के अंदर, और फिर धान की जो पूरी की पूरी फसल होती है तैयार होती है, ठीक है? हाँ। तो जब आप इसे जमीन में गाड़ोगे तो इसमें से जो पेड़ निकलेगा, उस पेड़ को पोषण देने का काम करेगा ये इसके अंदर का जो ये चावल है व्हाइट कलर का। तो आप देखोगे अगर
किसी धान को जो जमीन के अंदर गड़ा है, कुछ टाइम बाद निकाल के देखो, जैसे पेड़ निकलेगा तो उसके अंदर का वो चावल खत्म हो जाएगा, धीरे धीरे चावल खत्म हो जाएगा। मतलब कि ये जो चावल रहेगा क्या रहता है, एंडोस्पर्म रहता है। ये अपनी एनर्जी दे देता है इस पेड़ को। अपनी एनर्जी किसको दे देता है, पेड़ को। उसी तरीके से आप एक नारियल है, नारियल को भी मिट्टी थोड़ा सा लगा करके या रोज कंटिन्यूअस पानी देते रहो तो इसमें से देखो भी एक पेड़ निकल जाएगा और धीरे धीरे अंदर अंदर ये नारियल, ये व्हाइट वाला हिस्सा ना खत्म हो जाएगा, सड़ जाएगा, पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी एनर्जी किसको दे देगा, पेड़ को। तो याद रखना, नारियल और राइस का आप खाते हो एंडोस्पर्म। नारियल और राइस का आप क्या खाते हो, एंडोस्पर्म, यानी भ्रूण कोश। भ्रूण कोश क्या खाते हो, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। याद रहेगा ये, यहाँ लिख दूं, नारियल और राइस का आप क्या खाते हो, कोकोनट और राइस का एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म यानी भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश, भ्रूण कोश। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो आएगा हमारा जो सवाल और पूछता है वो कहता है कि भाई आम और जो तरबूज होते हैं, आम, मैंगो, तरबूज, वाटरमेलन, वाटरमेलन, वाटरमेलन। देखो भाई, मैंने आम का तो बताया ही आपको कि ये जो आम है, आम में आप मोस्टली ये वाला हिस्सा खाते हो। ये वाला मेजोकार्प जो होता है वो ज्यादा बड़ा पार्ट होता है, मेजोकार्प। तो आप कहोगे कि आम का आप क्या खाते हो, मेजोकार्प, मेजोकार्प। उसी तरीके से जो वाटरमेलन होता है यानी तरबूज होता है, अगर मैं देखूं कि तरबूज कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें तो है लेकिन छोटा सा दिखाई दे रहा है। यहाँ देखो, मैं यहाँ पर आपको तरबूज ले लेता हूँ। आप इस तरबूज का भी, इसके अंदर का सीड तो फेंक देते हो और ये जो हरा वाला पोर्शन है इसका पेरिकार्प, इसको भी फेंक देते हो। तो आप खाते क्या हो इसमें, इसका मेजोकार्प, मेजोकार्प, मेजोकार्प। तो इतना क्लियर हो गया। तो आम और तरबूज का आप क्या खाओगे, आम तरबूज का आप खाओगे मेजोकार्प, मेजोकार्प, मध्य फल भित्ति। ठीक है, मेजोकार्प यानी मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति। उसके बाद आता है अनानास और कटहल, पाइनएप्पल, अनानास, पाइनएप्पल और कटहल, जैक फ्रूट। ठीक है, अनानास और कटहल। तो बताओ अनानास और कटहल कैसे फल हैं, क्या ये संपूर्ण फल हैं या संग्रथित फल है या समूह फल है, कैसे फल है? तो ये संग्रथित फल है, यानी जैसे इनका प्रोडक्शन होता है, जैसे ये देखो क्या है, अनानास है, तो इसका प्रोडक्शन होता है तो इसके थैलेमस, कैलिक्स, पेटल, सेपल सब आ करके मिल जाते हैं इसके बाहरी आवरण में और इसका जो छिलका होता है वो क्या कर देता है, बहुत ही हार्ड बना देते हैं, हार्ड बना देते हैं। तो फिर हम इनके छिलकों को काट काट के निकालते हैं, छीलते हैं। ठीक है, छीलते हैं। तो जब ऐसे कोई भी फल जिनका छिलका बहुत मोटा होता है, ठीक है, जिनका छिलका क्या होता है, बहुत ही मोटा होता है, तो उसे हम कहते हैं कि इस फल को बनने में बहुत सारा क्रम लगा है। इस फल को बनने में क्या लगा है, बहुत सारी क्रियाएं लगी कि भाई इसका पहले तो इसमें क्या कहते हैं कि ओवरी में आया, ओवरी में आकर के उसका निषेचन वगैरह हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर धीरे धीरे एंडोस्पर्म भी उसके साथ सटा, ओवरी भी सटा, ओवरी के साथ उसका थैलेमस भी सट गया, थैलेमस के साथ जो कैलिक्स वगैरह थे वो भी सट गए, फिर उसके बाद जो सेपल थे वो भी सट गए, सब सट गए। तो काफी सारा पुष्प वगैरह इसमें सट करके बना हुआ है, तो इसको हम कहते हैं पुष्प क्रम। इसको क्या कहते हैं, पुष्प क्रम, पुष्प क्रम, पुष्प क्रम, पुष्प क्रम। इंग्लिश में देखो 3 वर्ड याद रखना। हो सकता है कि आपको दे दे ब्रैक, ब्रैक तो उसका मतलब भी पुष्प क्रम होता है। ठीक है, या तो आपको दे दे इनफ्लोरोसेंस, इनफ्लोरोसेंस इसका मतलब भी पुष्प क्रम ही होता है, या दे दे पेरियन, पेरियन इसका मतलब भी पुष्प क्रम ही होता है। ठीक है, तो
अगर जब कभी भी अनानास यानी पाइनएप्पल और कटहल या जैक फ्रूट दे और पूछे कि इसका हम कौन सा हिस्सा खाते हैं, अगर उसमें ब्रैक्ट दिया है तो ब्रैक्ट मार दो, इनफ्लोरोसेंस दिया है तो इनफ्लोरोसेंस मार दो, पेरियंथ दिया है तो पेरियंथ मार दो, क्योंकि तीनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है। अच्छा बताओ, अनानास और कटहल के साथ साथ एक और एक और ऐसा फ्रूट था जिसका प्रोडक्शन सेम ऐसे ही होता था, जिसमें उसके थैलेमस, उसके कैलिक्स, उसके सेपल सब मिक्स हो जाते थे, वो था सहतूत, मलबरी, सहतूत। तो सहतूत का भी हम क्या खाते हैं, पुष्प क्रम ही खाते हैं, पुष्प क्रम ही खाते हैं। अब इन तीनों के साथ एक चीज और याद रख लेना, फूल गोभी, फूल गोभी, फूल गोभी है ना, तो जो गोभी सब्जी बनाते हो, फूल गोभी, तो फूल गोभी का भी हम क्या खाते हैं, पुष्प क्रम ही खाते हैं। तो उसमें याद रखना, या तो इनफ्लोरोसेंस दे या ब्रैक्ट दे या पेरियंथ दे, आप देख लेना क्या देता है, उसके हिसाब से आप आंसर मार देना, आंसर मार देना। समझ में आ गया? तो अनानास, कटहल, सहतूत, फूल गोभी का हम क्या खाते हैं, पुष्प क्रम, यानी ब्रैक्ट या इनफ्लोरोसेंस या पेरियंथ, इनफ्लोरोसेंस या पेरियंथ। क्लियर हो गया इतना? तो हमने फलों का कौन सा हिस्सा खाते हैं ये देख लिया। अब हम समझते हैं सीड के बारे में। सीड यानी बीज, ठीक है, सीड यानी बीज, सीड यानी बीज। अच्छा बताओ, बीज का काम क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सीड? ये लाल इस पे थोड़ा सा जमेगा नहीं तो दूसरा कलर ले ले। अगर मैं पूछूं कि सीड का फंक्शन क्या होता है, तो नए जनरेशन की उत्पत्ति करना, टू बी प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, टू बी प्रोड्यूस न्यू जनरेशन, नए नए जो संतान बोलो या नई पीढ़ी का उत्पत्ति करना, ये समझिए, ठीक है। अच्छा, ये जो बीज होता है, बीज कहाँ पाया जाता है, बीज कहाँ पाया जाएगा, जैसे ये फल है, ठीक है, फल है, और फल के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, बीज देखने को मिलता है, हमें बीज देखने को मिलता है। तो कहेगा कि इस बीज का प्रोटेक्शन कौन करता है, प्रोटेक्शन, तो इस बीज का प्रोटेक्शन करते हैं फ्रूट यानी फल। हमने बताया था जब फल पढ़ा रहे थे, तो हमने कहा था कि फलों का काम ये नहीं कि वो आपका पेट भरे, फल बनते ही इसलिए है ताकि वो अपने बीजांड, ओव्यूल और बीज की रक्षा कर सके, ताकि उन्हीं के जैसे दूसरी पीढ़ी पैदा हो सके, दूसरी पीढ़ी पैदा हो सके, पैदा हो सके। इतना क्लियर हुआ? अच्छा देखो, अब ये मत समझना कि सारे के सारे बीज फल के अंदर ही पाए जाते हैं। कुछ बीज ऐसे होते हैं, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो फलों के बाहर भी पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो फलों के बाहर भी पाए जाते हैं। जैसे ये स्ट्रक्चर देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बनाया है, स्ट्रॉबेरी, है ना, स्ट्रॉबेरी। अगर आप स्ट्रॉबेरी में देखोगे, स्ट्रॉबेरी में देखो, अगर मेरे पास रहेगा स्ट्रॉबेरी, तो ये तो मलबरी है, स्ट्रॉबेरी का सिंपल यहाँ इसी में से दिखा देता हूँ आपको, स्ट्रॉबेरी, यहाँ से देखो, जैसे देखो यहाँ ये स्ट्रॉबेरी है, ये स्ट्रॉबेरी में ये बाहर व्हाइट व्हाइट कलर का क्या है, ये व्हाइट व्हाइट कलर का इनका सीड है, सीड है। तो ये सीड बाहर क्यों है, फल के बाहर क्यों है? देखो, हमको पता है कि जो फल होते हैं वो सीड की सुरक्षा करते हैं, ठीक है, सीड की यानी बीज की सुरक्षा करते हैं, और ये बीज की सुरक्षा ऐसे जगह पर करेंगे जहां पर इन्हें लगेगा कि हमारा बीज खतरे में हो सकता है, जहां पर आबादी बहुत अधिक होगी, जानवर वगैरह बहुत अधिक होंगे। लेकिन ऐसे पेड़ उगते हो जहां पर आबादी बहुत कम हो, जैसे पहाड़ी इलाके में, जहां पर जो पशु हैं
वो ज्यादा पहुंच नहीं पाते हो, तो वहां के फलों के जो सीड होते हैं वो बाहर ही लग जाते हैं। वो कहाँ लग जाते हैं? बाहर लग जाते हैं। तो आप देखोगे जो स्ट्रॉबेरी होता है, स्ट्रॉबेरी हर जगह नहीं होता है, हालांकि आप खेती कर सकते हो लेकिन हर जगह नहीं होता है। ये पहाड़ी जो फ्रूट्स हैं पहाड़ों में पाए जाते हैं। तो स्ट्रॉबेरी के बाहर जो पाए जाने वाले सीड होते हैं इनको कोई खतरा नहीं होता है, इसलिए ये बाहर ही निकल जाते हैं। अमूमन जितने सीड होते हैं वो अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मैं बाहर रहूंगा तो कोई जानवर मुझे खा जाएगा या इंसान कुचल डालेगा या कुछ न कुछ कर लेगा, इसलिए फल के अंदर रहो, सुरक्षित रहोगे। ठीक है, कितना क्लियर हुआ? तो बताओ स्ट्रॉबेरी के जो सीड होते हैं, स्ट्रॉबेरी मैं लिख दूं, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी के जो सीड होते हैं वो कहाँ होते हैं? इनसाइड द फ्रूट या आउटसाइड द फ्रूट? जाहिर सी बात है आउटसाइड द फ्रूट, आउटसाइड द फ्रूट। अच्छा, अब समझो सीड के बारे में। जो सीड होता है, सीड के दो लेयर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं अभी अनानास वाले में आपको बता ही रहा था कि सीड में दो लेयर पाए जाते हैं। सीड के आंतरिक लेयर को, यानी सीड का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं टिग्मा। सीड के आंतरिक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? टिग्मा। और सीड के बाहरी स्ट्रक्चर को टेस्टा, टेस्टा, टेस्टा। ठीक है, टेस्टा। तो जो अनार होता है ना, अनार, अनार का हर एक दाना अपने आप में एक बीज है, लेकिन हम उस बीज को भी खा लेते हैं। और उस बीज का कौन सा पोर्शन खाते हैं? टेस्टा खाते हैं। ठीक है, टेस्टा खाते हैं। तो बताओ सीड के कितने पार्ट? दो। कौन कौन से? एक तो होता है बाहर वाला जिसे हम कहते हैं टेस्टा, टेस्टा। और एक होता है जिसे हम कहते हैं टिग्मा, टिग्मा। अब देखो, इस टेस्टा और टिग्मा के बाहर एक कवर लगी होती है। मैं यहाँ पर वापस से बनाता हूँ। जैसे ये बाहर वाला भाग है, बाहर वाले भाग को क्या कहेंगे? टेस्टा। और अंदर वाले भाग को टिग्मा, अंदर वाले भाग को टिग्मा। अब इस टेस्टा और टिग्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या करने के लिए? टेस्टा और टिग्मा को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से एक कवर लगी होती है। इसे हम कहते हैं, इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बाहर, बाहर का कवर है तो एक थैली की संरचना की होगी ना। हाँ, उसे हम उसका सीड कोट कहते हैं। सीड कोट यानी वो कोट पकड़ के रखा हुआ है, समझे? क्या कहते हैं उसको? सीड कोट, सीड कोट। ठीक है, सीड कोट। उसके बाहर का जो कवर है, आउटर कवर। ठीक है, आउटर कवर। अच्छा, ये आउटर कवर करता क्या है? ये आउटर कवर इस जो अंदर के टिग्मा और टेस्टा है, अब टिग्मा टेस्टा नहीं बोलूंगा, अब मैं इनको क्या बोलूंगा? सीधा सीधा सीड। ठीक है, सीड। इस सीड को मॉइस्चर, कौन? आउटर कवर, आउटर कवर। इस आउटर कवर का काम होता है कि सीड को हीट यानी गर्मी और नमी, मॉइस्चर या पानी, ठीक है, इन सबसे बचा कर रखना, इन सबसे बचा कर रखना। क्योंकि अगर इन्हें बचाया नहीं जाएगा तो ये खराब हो जाएंगे। ठीक है, इन्हें अगर बचाया नहीं जाएगा तो क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इन चीजों को समझने के लिए आपको मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ कि जैसे आप हर रोज चना भिगा कर खाते हैं, बहुत बढ़िया। अगर आप चना भिगा कर खाते हैं तो पहले चना को भिगाते होंगे जब, तो आप देखोगे ये जो चना है, चना दिखाई दे रहा है, इस चना में देखो, जैसे एक हिस्सा ले लेते हो, ये जो चना है, ये चना का भी क्या है? बाहरी लेयर है, काबुली चना है, बाहरी लेयर है, आउटर कवर, आउटर कवर, आउटर कवर। ये क्या करेगा? इसके अंदर पाए जाने वाले, इसके अंदर पाए जाने वाले सीड की सुरक्षा करेगा, गर्मी से, सर्दी से, है ना, गर्मी से, सर्दी से। अब यहाँ पर देखो, इस कवर के ऊपर एक छोटी सी होल दिखाई देगी आपको। इसी होल के थ्रू ये चना जो है वो पानी सोखता है। जैसे आप चने को पानी में भिगोते हो तो ये नरम हो जाता है,
तो उसके अंदर पानी कैसे घुसता है? क्या इसके पूरे शरीर में छेद है? नहीं, इसके सिर्फ इस आउटर कवर में एक जगह छेद रहेगा। उस छेद को हम कहते हैं माइक्रोपाइल। क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल, 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 माइक्रोपाइल। ठीक है, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। अच्छा, ये जो चना है, अगर चना के इस छिलकों को, आउटर लेयर को निकाल दिया जाए, आउटर लेयर को निकाल दिया जाए, इसको आउटर लेयर को निकाल दिया जाए, ठीक है, आउटर लेयर को अगर निकाल दिया जाए तो आप देखोगे ये चना दो भाग में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कितने भाग में? दो भाग में, दो भाग में डिवाइड हो जाएगा आराम से। जब कोई सीड, चना अपने आप में एक सीड ही है ना? जब कोई सीड यानी कोई बीज दो भाग में बराबर बराबर बट जाता है तो उसे हम कहते हैं द्विबीजपत्र। क्या कहते हैं? द्विबीजपत्र, द्विबीजपत्र। दिखाई नहीं दे रहा है इससे? ठीक है, दूसरा कलर ले लेता हूं, इसको हम कहेंगे द्विबीजपत्र। यानी दो भाग में ये आराम से डिवाइड हो जाता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं डाइकोट। डाइकोट इंग्लिश में क्या कहेंगे? डाइकोट, डाइकोट, डाइकोट। तो बताओ, चना हो गया, काबुली चना हो या कोई भी चना हो, जैसे हो गया चना, चना के साथ मटर, मटर के साथ जो मूंगफली, ग्राउंडनट, है ना, मूंगफली, ग्राउंडनट, क्या ये सारे के सारे, या फिर आपका राजमा, राजमा, इन सारे जितने भी पल्सेस होते हैं, दाल होते हैं, तो दाल को आप अगर उसके आउटर लेयर को हटाओगे तो बड़ी ही आसानी से दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं। ये दो भाग में डिवाइड हो जाने वाले बीज को हम क्या कहेंगे? डाइकोट, द्विबीजपत्र, द्विबीजपत्र, द्विबीजपत्र। लेकिन कुछ ऐसे भी, कुछ देखो ये यहाँ दिखाई दे रहा है, एक भाग ये है और एक भाग ये है, एक भाग ये है। तो जब दो भाग में डिवाइड हो जाए, दो भाग में डिवाइड हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? डाइकोट। ठीक है, डाइकोट, यहाँ दिखाई दिखाई दे रहा है, डाइकोट। और इसका जो बाहरी कवर होता है उसे हम क्या कहते हैं? सीड कोट, यानी सीड को सुरक्षा देने वाला उसका कोट। हम लोग कोट पहन लेते हैं ना, सर्दी लगती है तो अमेरिका, यूरोप, यानी यूरोपियन जितनी भी कंट्री है वहां पर लोग कोट पहनते हैं। कोट क्यों पहनते हैं? ताकि उन्हें सर्दी से बचाया जा सके, तो उसे हम सीड कोट कहते हैं। सीड कोट मतलब ऐसे ही सर्दी से, धूप से बचाए इस अंदर के सीड को, उसे हम क्या कहेंगे? सीड कोट। लेकिन लेकिन जो सीड दो भाग में डिवाइड हो जाए, जो सीड दो भाग में इजीली डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहेंगे? डाइकोट, डाइकोट। और कुछ ऐसे भी बीज होते हैं जो दो भाग में डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपको राइस, चावल, क्या चावल एक चावल है, उस चावल को आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हो? नहीं। क्या ऐसे चावल दो भाग में डिवाइड हो जाएगा? नहीं। आप आरा मशीन लेकर के थोड़ी काटने बैठोगे मेजर करके, ठीक है? नहीं। उसी तरीके से हो गया गेहूं, व्हीट, व्हीट, क्या ये जो है दो भाग में डिवाइड हो जाएगा? नहीं। मेज यानी मक्का, क्या ये दो भाग में डिवाइड हो जाएगा? नहीं। तो जो सीड दो भाग में डिवाइड नहीं होते, सिंगल रहते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोनोकोट, यानी एक बीज पत्र। उन्हें हम क्या कहते हैं? मोनोकोट, मोनोकोट, एक बीज पत्र, एक बीज पत्र। तो आपने बीज के कितने टाइप देख लिए? सीड के, सीड के आपने दो टाइप देख लिए। एक जो एक ही भाग में रहते हैं, यानी दो भाग में डिवाइड नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं मोनोकोट। और दूसरे जो दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम कहते हैं डाइकोट, 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 डाइकोट। इतना समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ओके। देखो जैसे ये क्या है, ये आपका है जो ये क्या कहते हैं, धान है, धान। ठीक है,
धान, राइस। हाँ, तो राइस में अगर आप देखोगे, ये जो बीच वाला हिस्सा रहता है वो क्या रहता है, उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म, ठीक है, क्योंकि ये बीज है और यही दूसरे संतान की उत्पत्ति, मतलब कि दूसरे अपने जनरेशन की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मैंने बताया भी था कि राइस हो गया, कोकोनट हो गया, उसका आप क्या खाते हो, एंडोस्पर्म खाते हो, एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म। राजमा हो गया, ग्राउंड नट हो गया, बताओ ये सब मोनोकोट है या डाइकोट है, सारे के सारे डाइकोट है, डाइकोट है। बताओ इस राजमा में पतली पतली जो आंख दिखाई दे रही है, बिल होल दिखाई दे रहा है, इस होल को हम क्या कहते हैं, मैं इसको बड़ा कर दूं, बताओ इस होल को क्या कहेंगे, आप बता सकते हो, होल को क्या कहते हैं जी, इस होल को हम कहते हैं माइक्रोपाइल, क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल। बताओ अच्छा, ये जो सीड है, इस सीड के बाहर जो ये सब कवर लगा है, इस कवर को क्या कहेंगे, सीड कोट, क्या कहेंगे, सीड कोट, सीड कोट, सीड कोट, सीड कोट। समझ में आया इतना। बताओ अगर सिंगल सीड है, वो दो भाग में डिवाइड नहीं होता, तो उसे क्या कहेंगे, मोनोकोट, मोनोकोट, मोनोकोट। जैसे राइस, व्हीट, मेज, राइस, व्हीट, मेज, ठीक है, जितने भी अनाज हो गए, अनाज, मोटे अनाज, वो सारे के सारे मोनोकोट होते हैं। और जितने भी नट्स हो गए, जैसे चना, मटर, हाँ, राजमा, मूंगफली, ग्राउंड नट, सारे के सारे ये डाइकोट होते हैं, डाइकोट होते हैं, डाइकोट होते हैं। अच्छा, ये जो माइक्रोपाइल होते हैं ना, माइक्रोपाइल, अब अगर इसको खूब पानी पिला दिया जाए, मतलब कि इसको पानी भिगा कर रख दो, ये खूब मन भर पानी पी लेगा, तो इसको निकाल करके आप कहीं ऐसी जगह रखो जहां पर न बहुत ज्यादा गर्मी हो न बहुत ज्यादा ठंडी हो, क्या हो, न बहुत ज्यादा गर्मी हो न बहुत ज्यादा ठंडी हो, तब ये वहां से धीरे धीरे अंकुरित होगा। और इस अंकुरण को हम कहते हैं जर्मिनेशन, क्या कहते हैं, जर्मिनेशन, यानी इंग्लिश में जर्मिनेशन और हिंदी में अंकुरण, हिंदी में अंकुरण। तो अंकुरण के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको समझेंगे कि किसी सीड को अगर अंकुरित करना है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, ठीक है, इतना समझ में आया है। तो आज के लिए इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।